सपना था जब मैं बड़ा हो रहा था कि मेरे को इस देश के लिए कुछ करना है, इंडिया के लिए कुछ करना है, और जो भी करूंगा इस जीवन में इस देश के लिए करूंगा। बचपन से एक सपना पाल लिया कि नीली वर्दी पहननी है और प्लेन उड़ाना है। मतलब इस देश की जो सेना है, वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, उसमें एक पायलट बनना है। ना कमर्शियल पायलट बनना है, ना इंडियन एयरफोर्स में और कोई सी रैंक चाहिए। इंडियन एयरफोर्स में बस पायलट ही बनना है। बचपन में जब भी आसमान में कोई प्लेन उड़ता दिखता था तो घर वालों से बस यही कहता था कि एक दिन मैं भी प्लेन उड़ाऊंगा, पर ऐसा वैसा कोई कमर्शियल प्लेन नहीं उड़ाऊंगा, मैं इंडियन एयरफोर्स का फाइटर प्लेन उड़ाऊंगा। बचपन से बाहर खेलता था, दोस्तों में कभी भी स्कूल में पूछते थे कि क्या करना है लाइफ में, तो हमेशा बस यही था कि फाइटर पायलट ही बनना है। अक्सर स्कूल में टीचर्स लोग सुनते थे, घर वाले सुनते थे, रिलेटिव सुनते थे, उनको लगता था बच्चा है, बचपना कर रहा है, उसे क्या पता है एक फौजी की जिंदगी कैसी होती है, कितनी कठिनाइयां होती है। ठीक है, बड़ा होगा भूल जाएगा, अकल आ जाएगी, बड़ा होके कुछ इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, फौजी का ये जो भूत सवार है उतर जाएगा। पर शायद उन लोगों को तब उतना एहसास नहीं था कि मैं इस चीज को लेकर कितना ज्यादा सीरियस हूँ। तो बस इसी सपने को लेते चलते बड़ा होते होते मैं 12th में आ गया। 12th के बाद एक एग्जाम होता है एनडीए। मैंने टारगेट था कि मेरे को एनडीए क्रैक करना है। मैंने एनडीए का एग्जाम दिया, मेरा रिटन एग्जाम क्लियर हो गया। अब मेरे दोनों साइड की फैमिलीज में कोई कभी डिफेंस में नहीं रहा, कोई भी नहीं जो थोड़ा बहुत भी डिफेंस से रिलेटेड हो, तो कभी उतना गाइडेंस मिला नहीं। तो एसएसबी में जब गया, जो इंटरव्यू होता है एग्जाम के बाद, उसमें कहीं ना कहीं मैं उतना अच्छा कर नहीं पाया। मुझे ही कहीं ना कहीं एहसास होने लगा था कि यार मैं जो परफॉर्मेंस दे रहा हूँ ये शायद उतनी सफिशिएंट नहीं है कि मैं ये क्रैक कर सकूं। पर फिर भी कहीं ना कहीं मन में था कि शायद क्या पता निकल जाए। तो 5 दिन का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू खत्म हुआ, 7 लोग सिलेक्ट हुए, 130 लोग आए थे, उनमें से कुल 7 लोग सिलेक्ट हुए, जिनमें से मेरा नाम नहीं था। वो जिंदगी में पहली बार था जब मेरे को हार का सामना करना पड़ा, और तब मैं शायद इतना मेंटली मैच्योर नहीं था कि अपना फेलियर, अपना जो हार है वो एक्सेप्ट कर सकूं। तो काफी उस टाइम पे दुख हुआ, डिप्रेशन सा हुआ कि यार आज तक तो कभी लाइफ में हारा नहीं। स्कूल में हमेशा अच्छे ग्रेड्स आते थे, हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे, सब टीचर्स तारीफ करते थे, जेई की अच्छी तैयारी चल रही थी, बट यहाँ हार कैसे गया। तो कहीं ना कहीं वो दुख मैं उसको ओवरकम नहीं कर पाया, और वो काफी मेरे को टाइम लगा 1.5-2 महीने का वो समझने में कि हमें इस चीज को ओवरकम कैसे करूं। फिर क्योंकि 2 साल में आईआईटी की तैयारी कर रहा था, मेरे घर वाले चाहते थे मैं एक अच्छा आईआईटी से डिग्री लूं। मेरी 3241 रैंक आई जेईई एडवांस में। तो फिर मेरा एडमिशन आईआईटी जोधपुर में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हो गया। मैं वहाँ चला गया। फिर उसके बाद एनडीए का मैंने फिर भी एग्जाम का, मैंने कॉलेज में जाने के बाद मैंने एनडीए का फॉर्म भरा कि मैं वापस से एग्जाम दूंगा। मेरा सपना था कि भाई मेरे को फाइटर पायलट बनना है। मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि मेरा कितने अच्छे कॉलेज में हो गया है, या मेरा कितने अच्छे ब्रांच में हो गया, या मेरी कितनी अच्छी नौकरी लग जाएगी। मेरा सपना है कि मेरे को इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना है, मैं अपना सपना पूरा करूंगा। जिस दिन मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा था जयपुर जाने के लिए, जहाँ पे मेरा एग्जाम सेंटर था, मैंने घर पे कॉल किया कि मैं जयपुर जा रहा हूँ पेपर देने। तो घर पे से जो थोड़ा मेरे को रिस्पॉन्स मिला वो ये था कि आईआईटी में हो गया है, अच्छी खासी सेटल्ड लाइफ है, अच्छा इंजीनियर तू बनेगा, अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी, क्यों एयरफोर्स में जाना, वहाँ लाइफ टफ होती है। तो हर एक इंसान की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी फैमिली होती है, और जब फैमिली से थोड़ी सपोर्ट नहीं मिलता तो इंसान अंदर से टूट जाता है। तो वहीं से थोड़ा डिमोटिवेशन जो मेरे को मिला, जिसके कारण मैं कहीं ना कहीं वो रेलवे स्टेशन से वापस से कॉलेज चला गया। मैं कभी जयपुर पेपर देने नहीं गया। अभी भी कहीं ना कहीं उस डिसीजन को थोड़ा रिग्रेट करता हूँ, बट उस टाइम पे जो मेरे को सही लगा मैंने वो किया। फिर मैं 4 साल आईआईटी में तो था, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था, बट मेरा टारगेट फिक्स था कि मेरे को सीटीएस एग्जाम अब जो होता है ग्रेजुएशन के बाद वो क्रैक करना है। वो मैं क्रैक करूंगा, एसएसबी क्रैक करूंगा, मेडिकल्स क्रैक करूंगा, और मैं अपना जो टारगेट है कि मेरा जो पायलट बनना है इंडियन एयरफोर्स में, वो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। तो फिर 4 साल में ग्रेजुएशन की जो भी कुछ किया, जिस भी क्लब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था या जो भी करता था, कहीं ना कहीं उससे पहले मैं यही एनालिसिस कर लेता था कि क्या ये मेरा टारगेट की तरफ मेरे को मोटिवेट करेगा, क्या ये कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा मेरे को जो अचीव करना है उसकी तरफ। तो मैं पीओआर्स लेता था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो लेता था, अलग अलग चीजों का कैप्टन बनता था ताकि मैं लोगों को मैनेज करना सीख सकूं, ताकि मैं टीम को लीड करना सीख सकूं, ज्यादा से ज्यादा टीमों में पार्टिसिपेट करता था ताकि मैं एक टीम प्लेयर भी बन सकूं। मैं स्पोर्ट्स खेलता था ताकि मेरे में जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो भी आ सके, अच्छे से डेवलप हो सके, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से मिलना, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना,
ये सब चीज़ें पे ध्यान देता है, ताकि जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है, जो एक फौजी के लिए पर्सनैलिटी ज़रूरी है। एक फौजी बनने के लिए केवल पढ़ाई जरूरी नहीं है, एक फौजी बनने के लिए जरूरी है कि फौजी वाला जज्बा और वो पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो उस पर्सनैलिटी की तरफ मैं धीरे धीरे ध्यान देता था। अब इसी में ये सुनने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट चीज़ें इतनी आसान थी नहीं मेरे लिए। आप लोगों के साथ मैं एक इंसिडेंट शेयर करूं तो एक आईआईटी में सिंगल रूम्स थे। आईआईटी के बच्चे इस देश के सबसे मतलब होनहार, सबसे दिमाग वाले बच्चे माने जाते हैं। तो आप किसी भी आईआईटी के रूम में जाएंगे तो किसी दीवार पे कुछ फॉर्मूले लगे होंगे, किसी दीवार पे कौन सी कंपनी में जाना है वो लगा होगा, किस दीवार पे क्या क्या पढ़ना है वो सब चीज़ें लगी होंगी। तो मेरे कॉलेज में भी जो बाकी आसपास में लोग रहते थे हॉस्टल में, उनकी दीवारों पे भी बस ये सब चीज़ें लिखी थी, फॉर्मूले, किस कंपनी में जाना है, कौन सी कंपनी टारगेट है। अब मेरी कमरे में एक पूरी दीवार पे केवल एयरक्राफ्ट के फोटो थे, वो भी ऐसे कैसे एयरक्राफ्ट हैं जो इंडियन एयरफोर्स के पास कोई सा भी प्लेन, उन सबके फोटो मेरी एक दीवार पे लगे हुए थे। मेरी दूसरी दीवार पे लगे हुए थे कि कौन सी क्या क्या रैंक्स होती है इंडियन एयरफोर्स में, क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इंडियन एयरफोर्स के बारे में, वो दूसरी दीवार पे लगी हुई थी। तो मैं जब सो के उठता था, अपनी आंखों खोलती थी, मेरे सामने प्लेन देखते तो मेरे को कहीं ना कहीं खुशी होती थी कि यार ठीक है, यही मेरा सपना है। और एक दिन जब मैं आंखें खोलूँ, मेरे को आंख में असली प्लेन देखेगा फोटो की जगह, तो मेरे को उस दिन मैं मानूंगा कि मेरा जो गोल था वो अचीव हो गया। अब होता यूं था कि कॉलेज में जब बच्चे दूसरे लोगों के रूम में जाते हैं तो उन्हें तो लगता है ठीक है अपने जैसे ही कोई है, हमारे जैसे एक आईआईटीएन है, कंपनी की तैयारी कर रहा है। अब मेरे रूम में जब आते तो उन्हें एक साइड प्लेन दिखते थे, एक साइड इंडियन एयरफोर्स के कुछ रैंक दिखते थे, तो मेरे मजाक उड़ाते थे कि ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या बचपन अभी भी लगा रखा है तुमने। अब तो एक आईआईटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, अब कहाँ जाएगा तो इंडियन एयरफोर्स, और कितनी टफ लाइफ होती है। यहाँ पढ़ाई कर, अच्छी खासी जॉब ले, 40-50 लाख का पैकेज आराम से मिल जाएगा, आईआईटी का तू है। तो ये क्या बचपना लगा रखा है, ये क्या बचकानी हरकतें हैं, फोटो चिपका ली है क्राउड से। पर ठीक है, मैं कहीं ना कहीं मैं टाल देता था कि तुम समझ नहीं पाओगे मेरे लिए ये चीज़ें कितने मायने रखती हैं। वो एयरक्राफ्ट उठ के हर दिन सुबह देखना मेरे लिए जितना मायने रखता है वो शायद नहीं जानता हूँ। आप में से वो लोग जो कहीं ना कहीं एयरफोर्स में जाना चाहते हैं वो लोग समझ सकते हो कि वो मेरे लिए कितना ज़रूरी था। कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे जो कहीं ना कहीं थोड़ा डिमोटिवेट करते थे, थोड़ा भीड़ से मेरे को अलग कर देते थे कि मैं तो सबसे अलग हूँ। मैं क्या, मेरे को कहीं भी लगता था क्या सही में मैं कुछ बचपन में हरकतें कर रहा हूँ, कि सही में जो मेरा गोल है या मेरा टारगेट है इंडियन एयरफोर्स में जाने का, ये सही में क्या बचकाना है। कभी कभी वो डाउट आते थे, बट फिर मैं समझ जाता था कि नहीं नहीं, ये मेरा सपना है, ये सही चीज़ है। ये सब है जो गलत कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, जो उनको सही लग रहा है वो कर रहे हैं, बट मेरे लिए जो सही लग रहा है वो है इंडियन एयरफोर्स में जाना। तो कुछ कुछ ये ऐसे इंसिडेंट्स थे। अब जो कॉलेज में मेरे एग्जाम चल रहे थे, मैं साथ में कंपनी की तैयारी कर रहा था, कोडिंग कर रहा था, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था। तो हुआ यूँ कि इन सब के चलते मेरी जो मम्मी का सपना था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करूँ, मैंने अपने मम्मी का सपना जो मेरे को था कि भाई मेरी मम्मी का सपना मेरे को पूरा करना है, स्कूल चलते हुए मैंने माइक्रोसॉफ्ट में एक जॉब मेरे को मिल गया। मेरे घर वाले खुश थे, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी, बट मेरे मन में भी था कि मेरे को सीडीएसई क्रैक करना है। उसके लिए मैं तैयारी साथ में करता रहा, पैरेलल मेरी तैयारी हमेशा चल रही थी। तो फिर फाइनली मैंने जब सीडीएस की तैयारी करना स्टार्ट करी तो फरवरी में मेरा एग्जाम था, मैं जयपुर वापस से पेपर देने गया। आखिरी दिन एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस, बोर्ड कॉन्फ्रेंस। उसमें कुल 15-20 एयरफोर्स के ऑफिसर्स बैठे होते हैं, यू टेबल पे तुम सामने जाके अकेले बैठे होते हो, वो तुमसे 2-3 मिनट बातचीत करते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। वो यूजली 2-3 मिनट की बातचीत होती है। जब मेरी टर्न आई, मेरी कॉन्फ्रेंस चली 15 मिनट। अब मैं थोड़ा नर्वस तो था जाने से पहले कि यार 2-3 मिनट के लिए तैयार होके गया था, और जब उन्होंने क्वेश्चंस पूछना चालू करे, पूछते गए, मैं आंसर्स देता गया, और बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, मेरा इतनी देर क्यों चल रहा है। ठीक है, फिर 15 मिनट हुआ, मैं बाहर आया तो जो 30 लोग थे, 30 लोग मेरा इंतजार कर रहे थे कि इतनी देर से इसका अंदर चल क्या रहा है। तो जैसे मैं बाहर निकला तो पूरी 30 नजर मेरे ऊपर थी, 60 आंखें मेरे को घूर रही थी कि तू कहाँ था इतनी देर से। फिर मैं बाहर आया, मैंने उन सबको बताया कि यार मेरा 15 मिनट से कॉन्फ्रेंस ही चल रहा था। तो कुछ लोगों का कहना था कि नहीं इतनी देर चला तो अब तो तू रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग कहा कि काफी कम लोग थे जो कहते कि तेरा इतनी देर चला है तो हो सकता है तू सिलेक्ट होने वाला हो। मन में कहीं ना कहीं मेरे को था कि यार मैंने सब कुछ अच्छा किया, मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया है, तो मेरा हो जाएगा। बस एक कहीं ना कहीं मन में डर था कि यार फिर से नहीं हुआ तो क्या। ठीक है, फिर हम सब लोग वेट कर रहे थे रिजल्ट्स का। फाइनली एक ऑफिसर आए, उन्होंने, अब होता है कि जब इंटरव्यूज वगैरह के लिए जाते हैं तो नाम से कुछ नहीं होता, सबको एक चेस्ट नंबर मिलता है। मेरा चेस्ट नंबर था 13। 5 दिन में छाती पे 13 नंबर पहन के घूम रहा था। तो ऐसा तो है नहीं, मेरे को पता नहीं था कि मेरा चेस्ट नंबर 13 है। 13 मेरे छाती पे और पीठ पे 5 दिन से लगा हुआ था, तो मेरे को अच्छे से पता था कि मेरा चेस्ट नंबर 13 है।
पर जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उन्होंने बोला चेस नंबर 13, तो मैं एकदम से ब्लैंक हो गया। मेरे को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। मेरे को खुद की टी शर्ट देखना पड़ी और देखना पड़ा कि यार मैं ही चेस नंबर 13 हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं सिलेक्ट हो गया। और फिर जब जाके मैं खड़ा हुआ, सब रूम में जितने 30 लोग थे उन लोगों ने मेरी तालियां बजाई। तो मैं सच बताऊं तो वो जिंदगी में पहला ऐसा मौका था जब मेरे को एक सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ अपनी लाइफ में कि यार इससे पहले जीत तो काफी हुई मुझे, जो लोगों के सपने होते मैंने काफी सपने जीत लिए, दुनिया भर के युवाओं के जो सपने होते मैंने काफी सपने जीत लिए। जेई में अच्छी रैंक मिल गई, कंप्यूटर साइंस मिल गया, अच्छा आईआईटी मिल गया, माइक्रोसॉफ्ट में जॉब मिल गई, माइक्रोसॉफ्ट में ज्वाइन भी कर लिया, गोल्डमैन में इंटर्नशिप मिल गई। बहुत लोगों के सपने होते हैं, मेरे भी थे, मेरे दोस्तों के भी थे, मैंने जी भी लिए। मेरे को कभी बार ऐसा खुशी और ऐसी सेटिस्फैक्शन नहीं हुई थी। बट उस दिन जब मैंने चेस नंबर 13 सुना, चेस नंबर 13 जब वो आवाज मेरे कानों पे पड़ी, तो जो खुशी महसूस हुई मेरे को, जो मेरे चेहरे पे हंसी थी, वो हंसी मैंने काश मैं खुद के चेहरे पे कभी इससे पहले देखी नहीं थी। तो मैं समझ चुका था कि यार यही है, मैं इसी चीज के लिए बना हूं, यही मेरा जिंदगी में मकसद है और मेरे को यही करना था और आज मैंने पूरा कर लिया। वहां से मैं निकला, मैंने सबसे पहले घर पे कॉल करना चाहता था, अपनी माँ को बताना चाहता था कि मम्मी मेरा हो गया है। बट वहां पे वो लोग फोन अलाउ नहीं करते और फिर सारे डॉक्यूमेंटेशन भरते। तो सिलेक्ट होने के अगले 5 घंटे में केवल पेपर्स फिल कर रहा था। मेरे को इतने सारे उन्होंने पेपर दे दिए थे, भारत सरकार के इतने सारे पेपर थे जिसपे किसी पे साइन, किसी पे नाम लिखना है, मैं कोई भी मतलब दुनिया भर के डिक्लेरेशन जितने भी होते हैं वो सारे डिक्लेरेशन, वो सारे बॉन्ड्स में को साइन करना था। तब मेरे को खुद के बारे में पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि यार मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट हूँ कि देश वाले, ये भारत सरकार मुझसे इतने सारे पेपर्स भरवा रही है, वो चाहती है कि मैं इतने सारे वादे करूँ देश के लिए। तो मेरे को वो पढ़ के काफी ज्यादा अच्छा लगा, एक अंदर से सेटिस्फैक्शन मिला कि यार मैं देश के लिए फाइनली कुछ कर रहा हूँ। वो जैसे मेरा पेपर वर्क कंप्लीट हुआ, मैंने सबसे पहले अपने घर पर अपनी माँ को कॉल किया कि मम्मी मैं सिलेक्ट हो गया और अब मेरा जो सपना था वो पूरा हो जाएगा। तो मम्मी की जो आवाज थी, मम्मी की आवाज से मैं महसूस कर पा रहा था कि मम्मी की आंखों में आंसू थे, ये मैं फील कर पा रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरी माँ भी बहुत उतनी ही ज्यादा खुश थी जितना खुश मैं था वो इंटरव्यू क्रैक करके। फिर मैं मैसूर से बैंगलोर गया, बैंगलोर से घर आया, घर पे मेरा सबने बड़े अच्छे से स्वागत किया, काफी लोग, सब लोग खुश थे कि हाँ तेरा सिलेक्शन हो गया। फिर पता चला कि केवल देश में 11 बच्चे थे जिन्होंने इस साल इंटरव्यू क्लियर किया, उन 11 में से एक मैं था। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा स्टेप था वो था मेडिकल्स का। अब मेडिकल्स में होता ही है कि क्योंकि मेरे को फाइटर पायलट बनना था और फाइटर पायलट बनने के लिए जैसे अभी अपन जिस एटमॉस्फेयर में है, अपने ऊपर 1G फोर्स लग रहा है। जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जितने भी यूथ्स हैं, वो समझ पा रहे होंगे 1G फोर्स क्या होता है। तो अभी अपन 1G फोर्स में है। बट जब अपन फाइटर प्लेन उड़ाते हैं, जब अपन इतनी तेज 1200-1300 किलोमीटर पर आगे स्पीड पे जब प्लेन चलता है और जब वो टर्न होता है तो 7G 8G तक फोर्स लगता है ह्यूमन बॉडी पे। तो अगर ह्यूमन बॉडी में थोड़ी भी कहीं दिक्कत है, उसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी भी टेढ़ी है या उसकी गर्दन में थोड़ी भी दिक्कत है, तो होता ही है कि वो हड्डियां चटक जाती है, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है प्लेन में, गर्दन टूट जाती है। तो ये सब चीजें काफी ज्यादा बारीकी से चेक होती है जब मेडिकल के लिए जाते हैं। तब मेरे को रियलाइज हुआ कि यार अब तक जितनी मेहनत मैं कर सकता था, जो सब मेरे हाथ में था, रिटर्न एग्जाम निकालना और इंटरव्यू क्लियर करना, वो तो मैंने कर लिया। अब ये जो मेडिकल है, क्योंकि आम आदमी कभी जाके अपने रीढ़ की हड्डी का एक्सरे नहीं कराता, अपनी छाती का कभी एक्सरे नहीं कराता, उसे कुछ दर्द नहीं हो रहा था। और वहां पे ये लोग वो ये सब चीजें नहीं देखते, क्योंकि ये जब कुछ चीजें हैं ये आम आदमी को दिक्कत नहीं आती आम जिंदगी में। किसी की रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा डेविएशन होगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा कभी, क्योंकि उसे कभी ऐसा दर्द भी नहीं उठेगा। पर अगर वो प्लेन में बैठेगा, एक फाइटर प्लेन में बैठेगा, तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो अब ये सब चीजें कभी मैंने खुद भी चेक नहीं कराई थी, क्योंकि कभी मेरे को कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आई। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में वो डर था यार कि मेरे हाथ में जो था, जो मैं कर सकता था, वो तो सब मैंने कर लिया। अब अगर भगवान ही नहीं चाहते कि मैं फाइटर पायलट बनूं, कि वायुसेना में मैं फौजी बनूं, तो शायद वो भगवान की इच्छा है, अब उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं अपना शरीर नहीं बदल सकता, मैं अपनी रीढ़ की हड्डी बदल नहीं सकता। जो जैसी थी, जैसा लेकर पैदा हुआ था वही था। तो जाने से पहले मैं बस अपनी माँ को एक ही चीज बोल के गया था कि मम्मी देखो, मैं जितना कुछ कर सकता था वो मैंने किया, अब आपने मेरे को परफेक्ट पैदा किया है कि नहीं, बस इस पे डिपेंड करता है कि मैं फाइटर पायलट बनूंगा कि नहीं बनूंगा। क्योंकि एक चीज कहते हैं फाइटर पायलट जो भी बनता है, वायुसेना में एक चीज कही जाती है कि फाइटर पायलट बनाया नहीं जाता, फाइटर पायलट बन नहीं सकते, फाइटर पायलट पैदा होता है। क्योंकि जो फाइटर पायलट होता है उसकी बॉडी इतनी ज्यादा परफेक्ट होनी चाहिए, उसके अंदर की हर चीज इतनी ज्यादा परफेक्ट होनी चाहिए
कि अगर आप एक आम आदमी हो और आपको थोड़ी भी कभी पहले चोट लगी थी या कोई दुर्घटना हुई थी, तो पूरे पूरे चांसेस है कि आप फिट नहीं बचे फाइटर पायलट बनने के लिए। तो ठीक है, बस यही थोड़े सा टेंशन, थोड़ा सा डर लेके मैं गया मेडिकल्स के लिए। 3 दिन मेरे मेडिकल चले बैंगलोर में। तो मेरा पूरी मेरे बॉडी के 8 एक्सरेज हुए, मेरी आंखें चेक हुई, मेरा ईएनटी हुआ पूरा, मेरे कान चेक हुए, मेरा ब्लड टेस्ट, मेरी यूरिन टेस्ट, सब चेक हुए। आपको इन लोगों को एग्जांपल दूं, जो प्लेन का फाइटर प्लेन का कॉकपिट होता है काफी फिक्स साइज का होता है, कॉम्पैक्ट होता है। कमर्शियल प्लेन का कॉकपिट बड़ा होता है, उसमें पायलट आराम से घूम फिर सकते हैं, बट फाइटर प्लेन में अपने को ये कंफर्ट नहीं मिलता क्योंकि एक फिक्स साइज का कॉकपिट होता है, काफी ज्यादा छोटा होता है। तो हर एक साइज का आदमी कॉकपिट में फिट नहीं हो सकता। तो इंडियन एयरफोर्स ने कुछ फिक्स पैरामीटर्स बना दिए कि भाई इतनी हाइट होनी चाहिए, इतने के इतने में, इतने से इतने में उसकी पैर की लंबाई होनी चाहिए, इतने से इतने उसके हाथ की लंबाई होनी चाहिए, इतना बड़ा उसका सर होना चाहिए, इतना उसका वजन होना चाहिए और इतनी उसकी बैठने के बाद हाइट होनी चाहिए। ये सब उन्होंने पैरामीटर्स बना दिए। यही कारण है कि कहा जाता है कि फाइटर पायलट बना नहीं सकते, फाइटर पायलट बन नहीं सकते, फाइटर पायलट पैदा होता है। तो अब यही थोड़ा सा डर लेके, थोड़ा एक्साइटमेंट लेके मैं पहुंच गया कि ठीक है मेडिकल्स आ गया। तो मैं जो आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि वहां पे उन लोगों ने मेरी बॉडी के 54 मेजरमेंट्स लिए। मेरी खड़ी होकर हाइट, मेरे बैठने के बाद हाइट, मेरे घुटने से पंजे की हाइट, मेरे पंजे की लंबाई, मेरे बैठने के बाद हाइट, मेरी थाई लेंथ, मेरी हाथों की लंबाई, मेरे हाथ की लंबाई कितनी, मेरी उंगलियों की लंबाई कितनी, मेरा सर कितना बड़ा है, ऐसे कुछ उन्होंने मेरे 54 मेजरमेंट्स लिए बॉडी के। मेरा वेट हुआ और फिर कुछ रिजेक्शंस मिलते हैं मेडिकल्स में। तो मेरे को केवल एक रिजेक्शन मिला, मेरी बॉडी पूरी परफेक्ट थी, बस मेरे को एक रिजेक्शन मिला कि मैं ओवरवेट हूँ। मेरा वेट उस टाइम 78 किलो था, 78 केजीज। और जो अब होता है कि सेना में उन लोगों ने एक चार्ट बना दिया, क्या आप इतनी उम्र है आपकी, इतनी आपकी हाइट है, तो आपको इतना वजन होना चाहिए, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इतना वजन मतलब इतना वजन, आप फिट हो, आपका बीएमआई बढ़िया है, सब हो, आप दौड़ भाग पा रहे हो, कुछ भी कर पा रहे हो, पर आपका इतना वजन नहीं है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। तो अब मेरे लिए सबसे बड़ा टारगेट था कि मेरे को वजन अचीव करना है, और उसके लिए मेरे को मात्र मिले थे 35 दिन। तो मेरे को 35 दिन में वजन कम करना था 16 किलो। अब 16 किलो ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई काफी सारा टफ टास्क है, पर मेरे लिए 35 दिन में 16 किलो मैंने सोचा था मैं कर लूंगा। अब टफ टास्क मेरे लिए ये था कि मेरे साथ में माइक्रोसॉफ्ट का जॉब भी चल रहा था। 7 दिन की छुट्टी मैं ऑलरेडी ले चुका था, तो मेरे को अपनी से छुट्टी भी नहीं मिलने वाली। और दिन में मेरे को 9-10 घंटे लैपटॉप के सामने बैठने ही पड़ रहा था, क्योंकि वो मेरी नौकरी का हिस्सा है, मैं भाग नहीं सकता अपनी नौकरी से। और एक फौजी को कभी हार नहीं मान सकता, तो ऐसे गिव अप नहीं कर सकता कि यार बन नहीं रहा तो मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, 1 महीने हुआ नौकरी को, नौकरी छोड़ दूँ, ये मैं कर नहीं सकता था। तो अब मेरा शेड्यूल ये रहता था कि मैं अपने दोस्त से एंकल वेट्स मांग के लाया, 2-2 किलो के, 2-2 किलो के अपने पंजों पे बांधता था, साइकिल लेके सुबह निकलता था, 1.5 घंटे साइकिल चलाता था। हर दिन 35 से 40 किलोमीटर में साइकिल चलाता था। उदयगिरी जाता था, उदयगिरी से सांची वाली रोड पे जाता था, वहां से घूम के वापस घर आता था। सुबह 1.5 घंटे 2-2 किलो 4 किलो अपने पैरों पे बांध के मैं साइकिल चलाता था, वहां से लौट के आता था, नाश्ता करता था, फिर जॉब करने बैठ जाता था। 10 बजे से मैं जॉब करने बैठता था, तो वही शाम के 6-7 उसमें ही बच जाते थे। बीच में मेरे को सोने का टाइम भी नहीं मिलता था। नींद जरूर आती थी, सुबह 35-40 किलोमीटर साइकिल चला के आया हूँ तो नींद तो आएगी, बट कोई ऑप्शन नहीं था, तो काम करना था, तो फिर मैं लैपटॉप खोल के बैठ जाता था। वहां से खत्म होता था तो चाय तो बंद थी, ग्रीन टी पीता था, तो ग्रीन टी पी के फिर मैं भागने चला जाता था। शाम को 5 से 6 किलोमीटर भागता था एसडीआई में, या घर पे ही छत पे रस्सी कूद देता था। फिर वो आता था, खाना वाना खाता था, रात में फिर वॉक पे निकल जाता था। क्योंकि मैंने सोचा कि यार ठीक है, भाग नहीं पा रहा, चलने से कुछ तो कैलोरीज बर्न होंगी, बैठने से बेहतर है चल ही लो। तो 4-5 किलोमीटर में रात में चल देता था, और वहां से लौट के आता था तो मैं इतना ज्यादा थक चुका होता था कि मेरे को मुश्किल से 5 मिनट लगते थे कि मैं पलंग पे लेटा तो मेरी नींद लग जाती थी। तो अब ये मेरी लाइफस्टाइल थी। अब उसमें सबसे बड़ी दिक्कत मेरे लिए ये थी कि अगर मैं घर का नॉर्मल डाइट, नॉर्मल खाना खाता रहता तो शायद मेरा कभी 35 दिन में 16 किलो वजन कम नहीं हो पाता। तो इंदौर की एक डाइटिशियन थी, डॉक्टर प्रीति, मैंने उनसे बात करी, उनसे कंसल्ट किया कि मैम ऐसा ऐसा है, मेरे को वेट लूज करना है। उन्होंने कहा ठीक है 16 किलो तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 महीने में आराम से 16 किलो कम कर लेंगे। मैंने कहा मैम 3-4 महीने का टाइम नहीं है, केवल 1 महीने का टाइम। तो मैम ने जैसे सुना कि अच्छा तुम्हें 30 दिन में 16 किलो कम करना है, तो मैम ने उसे एक चुनौती की तरह लिया। मैम ने बोला कि अब केवल तुम्हारा टारगेट नहीं, क्योंकि तुम देश के लिए कुछ करना चाहते हो, वायुसेना के लिए कुछ करना चाहते हो, अब ये मेरा भी टारगेट है कि तुम 30 दिन में 16 किलो अचीव करो। ये उन्होंने खुद के लिए भी एक टारगेट ले लिया। उन्होंने मेरे को पूरा एक डाइट प्लान बना के भेजा
कि ये नाश्ता करना है, ये खाना करना है, इस समय ही नाश्ता होना चाहिए, इस समय ही खाना होना चाहिए, शाम को इस समय ही ग्रीन टी होनी चाहिए और रात में इस समय ही डिनर होना चाहिए। और केवल समय नहीं, क्वांटिटी भी फिक्स थी कि अगर मेरे को स्प्राउट्स खाने हैं, अंकुरित खाने हैं, तो केवल इतने तौल के इतने ग्राम ही मेरे को अंकुरित खाने हैं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। सलाद खाना है तो तौल के इतना ही सलाद खाना है, इतनी ककड़ी खानी है, इतना टमाटर खाना है, ये सब फिक्स हो गया। तो एक छोटी सी वेइंग मशीन लेके आए पापा, उस पर हम तौलते थे कि भाई इतना हो गया तो भाई ठीक इतने ग्राम हो गए तो अब इतना खा लो। अब बिल्कुल भूख लगेगी यार, इंसान दिन भर इतनी मेहनत अगर करेगा, खाएगा नहीं। तो दिन भर मैं आपको बताऊं तो मैं केवल सलाद खाता था जिसमें ककड़ी टमाटर थोड़ा सा चुकंदर होता था, उसके अलावा उबली सब्जियां खाता था, दूध मेरा बंद था, शक्कर मेरी पूरी बंद थी, नमक मेरा पूरा बंद था। मैं उबलियां सब्जी खाता था, वो भी बिना नमक की। उसके अलावा दिन में गेहूं तो मेरा बिल्कुल बंद था, चावल मेरा बिल्कुल बंद था। मैं दिन में एक रोटी खाता था ज्वार की, तो पापा ज्वार का आटा लाया, मम्मी एक रोटी बना देती थी। अब दिक्कत ये थी कि मैं तो कैसे कैसे स्ट्रगल कर रहा था। अब मैं अपनी दादी और मम्मी का चेहरा देखता था, वो देखते थे कि उनका बेटा एक रोटी खा रहा है, उबली सब्जियां खा रहा है और सलाद खा रहा है, तो उनको पूरा मुंह लग जाता था कि यार घर में सब कुछ है, अच्छा खाना सब लोग खा रहे हैं, उसी टेबल पे बैठ के 3-4 रोटियां, गरम गरम चावल, अच्छी सब्जी, अच्छी दाल खा रहे हैं, और मैं उबली सब्जियां खा रहा हूँ बिना नमक की। तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो काफी ज्यादा टफ टाइम था, मात्र ये देखना कि उनका बच्चा केवल एक ज्वार की रोटी खा रहा है और उबली सब्जियां खा रहा है। पर ठीक है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे को अपना टारगेट अचीव करना ही था। तो मैं भी हर दिन सुबह से उठ के अपने आप साइकिल चलाने चला जाता था, वहां से आता था, जॉब में लग जाता था, वहां से आता था, वो खत्म होता था, भागने चले जाता था, आके उबली सब्जियां खाता था और वॉक पे निकल जाता था। 1 महीने मेरा यही चलता रहा। हर दूसरे दिन मैं अपना वेट करता था कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं कुछ गलती कर रहा हूँ कि मेरा वेट कम होना रुक गया हो, कहीं कांस्टेंट हो गया हो मेरा वेट, या कहीं गलती से बढ़ तो नहीं गया कि किसी दिन मैंने थोड़ा ज्यादा खा लिया हो तो बढ़ तो नहीं गया। उस टाइम मेरे घर पर कई बार मम्मी से चिक चिक हो जाती थी कि मम्मी उसने 50 ग्राम चने लिखे, आपने वो 60 ग्राम दे दिए थे। तो ठीक है, अभी ये बात काफी मजाक लग रही है, बट उस टाइम मेरे पास टाइम नहीं था, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि अगर मेरे 2 दिन भी वेस्ट हो जाते, 2 दिन में मेरा वजन कम नहीं होता, बस 2 दिन में वेस्ट कर देता तो मैं 30 दिन में 16 किलो का टारगेट ही नहीं अचीव कर पाता। तो मैं काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट था, मैं घर वालों से भी लड़ता रहता था कि 50 ग्राम लिखा है, मतलब ना 1 ग्राम कम ना 1 ग्राम ज्यादा, 2 ग्राम आप कम दे दो, कमजोरी में सहन कर लूंगा, पर मैं ज्यादा नहीं खाऊंगा। तो ठीक है, 1 महीने ये चलते रहा। 35 दिन का मेरे पास टाइम था, मैम ने जो मेहनत करी, मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया, जो थोड़ा मेरे एफर्ट्स थे, उसके कारण 30 दिन में जो मेरा टारगेट था वो अचीव हो गया। मैंने 30 दिन में 16 किलो वजन कम कर लिया। फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली में मेरा मेडिकल हुआ, उन्होंने मेरा वेट लिया, मेरा वेट मेरे को 65 शो करना था, मैं 64 करके गया था, तो मैं वहां से क्लियर हो गया। जब मैंने अपने वहां पे ऑफिसर से सुना कि ठीक है अब तुम पूरे तरीके से फिट हो, तुम एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो, तब मेरे को फाइनली जो सुकून मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है कि ठीक है मैंने इतनी मेहनत करी, इतना स्ट्रगल किया, अब पूरा हो चुका है, अब मेरा सपना जो था मैं वो अचीव कर चुका हूँ। अब बस मैं इंतजार कर रहा था कि मेरी ज्वाइनिंग डेट्स आ जाए और मैं ज्वाइन कर लूँ। कभी मैं इतनी मेहनत कर रहा था, इतना स्ट्रगल कर रहा था, कभी मेरा मकसद ये नहीं था कि मेरे को टॉप करना है, देश में फर्स्ट या सेकंड रैंक लानी है। मेरा केवल एक ही मकसद था कि मेरे को देश के लिए कुछ करना है, वायुसेना ज्वाइन करना है। तो ठीक है, बस मैं रिजल्ट का वेट कर रहा था। फाइनली अब मैं माइक्रोसॉफ्ट का जॉब भी कर ही रहा था साथ में, मेरे को टेंशन नहीं थी कि मेरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि इस साल देश में 32 वैकेंसीज थी, जिसके लिए 6.5 लाख लोग बैठे थे, बट केवल 11 लोग ही थे ऐसे जो इंटरव्यू क्लियर कर पाए। तो एक बहुत बड़ा संदेश मैं आप लोगों को सबको एक इस चीज की भी प्रेरणा देना चाहता हूँ कि देश के लिए कुछ करना है। सेना को आप जैसे युवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप कॉर्पोरेट में जाओगे, कितना भी पैसा बना लोगे, दिन भर एक लैपटॉप के सामने बैठे रहोगे, बट एक जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा ना जब आप देश के लिए कुछ करोगे, जब वो नीली वर्दी पहनोगे या आर्मी की वर्दी पहनोगे, नेवी की वर्दी पहनोगे, तो जब वो वर्दी के बाद जब वो सुकून मिलेगा और जब रात में आप पलंग पे आप लेटोगे, ये सोचोगे कि मैंने दिन भर आज देश के लिए कुछ किया है, तो आपको जो सुकून मिलेगा, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो आपको कॉर्पोरेट कभी नहीं दे सकता। मैंने खुद 6 महीने माइक्रोसॉफ्ट, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप लोगों को पता हो तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मैंने 6 महीने काम किया। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छा काम था, बहुत मजा आता था काम करने में। बट जब मैं रात में पलंग पे जाके लेटता था, सुबह उठ के जब मेरे को सामने लैपटॉप दिखता था, तो बस मैं यही सोचता था कि यार मैं 10 घंटे इसके सामने बैठ तो लूंगा, बट मैंने अपने देश के लिए क्या किया। मेरे हर महीने मेरी 28 तारीख को सैलरी आ जाती थी, पैसा आ जाते थे, मैं देखता भी नहीं था कितने आए, बहुत आते थे,
मेरा पैकेज मतलब मैं बताने नहीं चाहता कितना पैकेज है, मैं अपने बारे में बोस्ट नहीं करना चाहता कि मेरा कुछ बहुत बड़ा पैकेज था। मेरा 45 लाख पर एनम का पैकेज था, अच्छी खासी सैलरी 28 तारीख को मेरे अकाउंट में आ जाती थी, बट वो सेटिस्फैक्शन मेरे को नहीं मिलता था कि मैंने देश के लिए क्या किया। देश के लिए मात्र जो मैं कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, बस इनकम टैक्स कर रहा हूँ, क्या ही हो जाएगा, क्या ही कर दिया मैंने अपने देश के लिए। तो फिर जब रिजल्ट आया तो मेरी ऑल इंडिया रैंक सेकेंड थी। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, मेरे रिलेटिव्स खुश थे, मेरे को पता चला मेरा पूरा शहर ही खुश था। इतनी कभी इतना ऐसा सेटिस्फैक्शन, इतनी खुशी कभी मेरे को महसूस नहीं हुई थी, इतना कभी किसी ने मेरे को कंग्रेचुलेशन बोला नहीं था आज से पहले। तो तब भी मैं समझ गया था कि शायद यार मेरा जो जुनून था, बचपन से जो सपना था वो सही था, यही शायद था जो हर एक को करना चाहिए। शायद मैंने हर चीज़ सही करी है। तो जो एक रिस्पेक्ट होता है, जो सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट कमाना होता है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट मेरे को मिल गया। तो वो सेटिस्फैक्शन मेरे को मिला फाइनली। अब था जो 22 साल से मैंने एक ही सपना देखा कि मेरे को नीली वर्दी चाहिए, एयरफोर्स में पायलट बनना है। 16 जनवरी आज से 3 दिन बाद मैं जा रहा हूँ। मेरे को हैदराबाद एयरपोर्ट में रिपोर्ट करना है, जहाँ से एयरफोर्स वाले लोग आएंगे वो मेरे को पिकअप कर लेंगे। 18 महीने की मेरी ट्रेनिंग है, जब मैं एयरफोर्स अकेडमी में रहूँगा डोंडीगल, जो हैदराबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे 18 महीने मेरी ट्रेनिंग होगी। वहाँ पे ना मेरे पास फ़ोन रहेगा, ना मेरे पास कुछ लैपटॉप रहेगा। घर पे बात करने के लिए एक एसटीडी पीसीओ रहता है, जिसमें 2-3 दिन में एक बार घर पे कॉल कर सकता हूँ 5 मिनट को। तो ठीक है, आगे भी स्ट्रगल्स हैं, मेरी फैमिली के लिए भी स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा मेरे लिए भी स्ट्रगल रहेगा, बट एंड में बस यही है कि जो मेरा सपना था, जज्बा था एक फौजी बनने का, वो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो बस यही है, और यही मैं आप लोगों को सबको मोटिवेट करना चाहता हूँ, इस देश के यूथ को, कि जो एक सेना की लाइफ है, जो आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगी, जो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा देश के लिए कुछ करने का, वो आपको कहीं मिल नहीं सकता। आप अगर मूवीज देखोगे, शेरशाह जैसी मूवीज देखोगे, गुंजन सक्सेना जैसी मूवीज देखोगे, तो आपको जो इंस्पिरेशन मिलेगी, वो इंस्पिरेशन को आप मिटने मत दो, वो इंस्पिरेशन को आप अपने अंदर जगा के रखो, क्योंकि यही जो इंस्पिरेशन है जो बचपन से आपके अंदर आई, यही आपको मोटिवेट करके आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने के लिए। और अक्सर कई बार होगा कि काफी लोग डरते हैं यार कि फौज में जाएंगे, जिंदगी का खतरा है। सबसे बड़ा खतरा तो घर वालों को यही सताता है ना कि जिंदगी का खतरा है, वहां पे जिंदगी का रिस्क है। बाकी जगह क्या रिस्क होता है कि आप कुछ गड़बड़ कर दोगे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने गड़बड़ करी तो आपको अपनी जिंदगी गंवानी पड़ सकती है। पर ठीक है, एक ही जिंदगी है, पैदा हुए थे, मरना भी सबको है, बट ये भी तो सोचो जिस दिन मरोगे अगर सेना में, तो छाती पे एक तिरंगा मिलता है। किसी के पास कितना ही पैसा हो, कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, किसी ने कुछ भी कर लिया हो, वो तिरंगा नहीं कमा सकते अपनी छाती पे। एक मरे हुए आदमी के कॉफिन पे जब वो तिरंगा मिलता है ना, तो एक फौजी ही जान सकता है कि मैं जैसे बोल रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं बोलते हुए, कि एक सपना है मेरा कि जिस दिन मैं मरूं मेरी छाती पे तिरंगा होना चाहिए। बचपन से मेरा एक ही सपना था कि मेरे को तिरंगा अगर मेरी छाती पे जिस दिन में मरना तो सबको है यार, किसी को नहीं पता कौन कब मर जाएगा, कोई कभी कुछ भी हो सकता है। भगवान करे सबको बहुत लंबी आयु मिले, बहुत लंबे जिसके जो सपने सब पूरे हों, बट मरना एक दिन सबको है, ये सब हम जानते हैं। बट वो तिरंगा जिनको मिलता है ना, वो बहुत लकी लोग होते हैं जिनको अपनी छाती पे तिरंगा मिलता है, और हर एक को मिल नहीं सकता। अब कितना ही पैसा कमा लो, वो तिरंगा नहीं कमा पाओगे। तो बस यही है, शायद मेरी कहानी ने आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट किया हो। अगर मोटिवेट किया हो तो प्लीज़ ये मोटिवेशन अपने अंदर बना के रखें। आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, कुछ भी डाउट्स हैं आपको, आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाके आपको कुछ भी डाउट है तो आप वो डाउट पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको वो डाउट क्लियर करूँगा। मैं खुद पर्सनली आपके मैसेजेस का रिप्लाई करूँगा। बट बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरा पूरा मकसद आज इतना मैंने जो सुनाई अपनी कहानी, बस यही था कि कहीं ना कहीं मैंने शायद कुछ लोगों को, कुछ युवाओं को मोटिवेट किया हो अपनी सेना में जाने के लिए। अगर आप में से कुछ भी लोग थोड़े बहुत मोटिवेट हुए तो मेरा जो आज का मकसद था ये पूरा बोलने का, वो मेरा सफल हो जाएगा। और बस मैं आप में से बहुत लोगों को वर्दी में देखना चाहता हूँ, अपने साथ काम करता हुआ देखना चाहता हूँ, भारतीय वायुसेना में, भारतीय सेना में, नौसेना में। बाकी आपका जो भी आपको जीवन में लक्ष्य है, आप जो भी